नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा क्या 17 नवंबर से हो पाएगी? केट दिल्ली का फैसला क्या आईटीआई के पक्ष में आएगा या 10वीं पास वालों के पक्ष में आएगा? कल लगभग 1.5 घंटे सुनवाई चली, 1 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। उस सुनवाई का लाइव वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया। आप लोगों ने देखा नहीं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लास्ट के 15-20 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है और काफी हिंदी में सवाल और जवाब हो रहे हैं। वो आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा कि किसका पक्ष कितना मजबूत है। रेलवे के वकील ने आईटीआई वालों के केस की याचिका ओए को कानूनी पेचीदगियों में इस प्रकार के फंसा दिया कि लो और मेरिट पर बहस ना होकर के कानूनी पेचीदगियों में ओए यानी याचिका यानी केस उलझा हुआ रहा। कोर्ट ने भी कई गंभीर सवाल पूछ लिए आईटीआई वाले वकील से। कहीं ना कहीं वो उलझते हुए नजर आए। आखिर क्या फैसला 10वीं वालों के पक्ष में आएगा या बाद में आईटीआई वालों के? क्या केट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को ओवरराइड कर जाएगी? क्या ओपिनियन देगी उस फैसले पर? 28 दिसंबर 2024 को जो विज्ञप्ति जारी हुई उसको क्या विज्ञप्ति माना जाएगा या उस पर क्या कहा रेलवे ने? इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कब तक एग्जाम होगी? क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, पोस्टपोन होगी या बाद में 17 नवंबर से ही होगी? फैसला किसके पक्ष में? उन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मैंने उस समय भी कहा था उन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर कि ये सारे अनपढ़ हैं जिन्होंने कहा था कि एग्जाम डेट रद्द कर दी हाईकोर्ट ने। मैंने फैसला पढ़ाया था, तब भी कई लोगों ने कहा कि आपको मालूम नहीं है। कल मैंने लाइव प्रोसीडिंग दिखाई और उसके बाद मैंने हाईकोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग दिखाई और आप समझ में आ रहा होगा कि यदि हाईकोर्ट डेट को क्वेश्चन कर देता तो उसके बाद एग्जाम क्या क्या नहीं, वो सारी खेल समझ में। ये जो कोचिंग वाले हैं ना, ये इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अच्छा सा वीडियो पढ़ाने से ज्यादा तो ये पूरे दिन रील बनाने और उसमें ये इस प्रकार की खबरों के लिए ही बिजी रहते हैं और इनको मसाला चाहिए टीआरपी के लिए। कौन किससे ज्यादा कितना, असलियत सच्चाई न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। आधे से ज्यादा को तो कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग ही समझ में नहीं आती है। कई बड़े बड़े चैनल देख रहा हूं, कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पहले जा रहे हैं, समझ से बाहर है। आखिर सत्य जानकारी नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और पूरा विस्तार से चर्चा करें। मैंने उस 1 घंटे की सुनवाई का लगभग 3 मिनट का 3.5 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कोर्ट का और तमाम सवालों पर मुख्य पॉइंट को मैंने रिकॉर्ड किया है अलग से कट करके। पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पर है, वो वहां जाकर के प्रोसीडिंग देखिएगा। पहले ये 3 मिनट वाला सुन लीजिएगा, उसके बाद यदि मैं इस पर चर्चा करूंगा आप वो देख लेना। पहले ये 3 मिनट वाला वीडियो सुने। एक बार ऑर्डर रिजर्व प्रश्न श्रीकांत ये भी है कि इस ओएल में आपका कहीं पे राइट वायलेट हुआ है, अंडरमाइन हुआ है? यस सर। आपको आप परीक्षा दीजिए, उसकी रेफरेंस में भी आई एम द जजमेंट। आप परीक्षा दीजिए, आपको तो इसमें डिप्राइव नहीं किया गया। इफ आई विल, अगर आपको डिप्राइव किया होता है तो आपका लोकल टेंडर होता। इफ आई विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन 1 करोड़ 8 लाख भरा है, आप भी कंप्लीट कीजिए ना। और आपको ज्यादा क्वालिफाइड है। नाउ आप आईटीआई पास है, एनसीए पास है। क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10th लेवल my lords. It's not a level playing field my lords. लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको यू आर मोर देन द हायर लेवल प्लेइंग फील्ड। When the qualification have been like my question, I totally agree with but I'm totally agree with that. My friend has said that they are the sole authority body to break the policy. I admit, yes, correct. That till 22nd of till 28th of December, on the date of 28th of December, if any document they will prove that the qualification which have advertised publicly that will be only 10th pass, then my lord will satisfy that only. But so far there is nothing as such, and even the only is the date of application. Now, if the qualifications were not there in the 28th of December letter, that means that the qualifications which were existing on that date will prevail. And I can support in the judgment various, but my friend has so far not shown anything that this is not happening.
2nd January they have changed. They have issued the advertisement 28th of December. My lord, And I have to attend my conversation is not arguing, the replying the preliminary objection. He said he will. Yes, yes. So then that question entails in itself questions of maintainability of your OA itself. Correct. So address that first. And that question also entails their right to argue that this 28 December notice is only an indicative notice and it's not an advertisement. So far, So you are trying, so you have to do a twin job. First, to come clean on your maintainability, and second, of course, that is the main argument on merit between indicative notice and an advertisement. I this technical. नहीं, उसमें से एक ये भी है ना कि the representations are not by the. One of the applicant is there. Then why have you said that the applicant's representation are next at this page, whereas there is some other person has signed that? So Gaurav Isn't that a playing of They God? have what happened? I'm sorry. Affidavit तो क्या हुआ है? डेप्यूटी नहीं मैं कह रहा हूँ अभी जो It is no English. बब्बू कौन है, नीरज कौन है, कौन है, राजेश कुमार कौन है? हाँ, मेमो पार्टीज और देयर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। एक का है इसका मैं बताओ, बताऊं। किसी का ही जो आपने लगाया उसने नहीं, गवर्नमेंट का है, DRM हजारीबाग तो उसका नहीं है, उसका नहीं है। आपका तो नहीं है, इनसे तो नाम ही कितनी है, चार ही लोग हैं इसमें। आप चारों में किसी का मैंने रिप्रेजेंटेशन कल नहीं। देखा, मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें थोड़ा टाइम कर ये जो आपने वही बट मैं कल रिटर्न में आंसर कर दूं इस व्यक्ति का यहाँ पे रिकॉर्ड आई विल आंसर बिकॉज़ इट विल टेक टाइम। ये रिप्रेजेंटेशन की बात तो पिछली डेट की उठा दी। निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार, राजेश कुमार, इनमें से किसी का नहीं। और एफिडेविट कहाँ से है? और ये नहीं मैंने आपने ये वीडियो सुना, रेलवे के वकील ने साफ कहा कि इस ओए इस केस पर काफी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लगाए, प्राथमिक आपत्तियां दर्ज करी, मेंटेनेबिलिटी को लेकर एफिडेविट प्रॉपर तरीके से, वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होकर के काफी खामियां थी, इसको लेकर आपत्तियां दर्ज करी, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी। इसको रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 का शॉर्ट विज्ञप्ति को इंडिकेटिव बताया, जिसको लेकर कई फैसले भी रखे। केट दिल्ली ने भी काफी टिप्पणियां की कि पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर बहस होगी, उसके बाद लोअर मेरिट पर होगी, जो 28 दिसंबर का क्या नोटिस विज्ञप्ति थी या नहीं थी, बाद में योग्यता कैसे चेंज हुई, लेकिन पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर केट में जो वकील थे ITI वालों की तरफ से कि रिटर्न में फाइल कर दूंगा, रिप्लाई, तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। RRB के वकील ने लोअर मेरिट पर उलझता हुआ नजर आया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के फैसले को कैसे बचे, तो उन्होंने इस केस की इस याचिका को कानूनी पेचीदगियों में इस प्रकार से फंसा दिया, लॉ प्रोसीजर, याचिका लगाने, फॉर्मेट, प्रोसीजर, तमाम तरीकों को लेकर नियमों में इस प्रकार से उलझा दिया कि लोअर मेरिट पर बहस ना होकर के कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर, मेंटेनेबिलिटी का मतलब यही है कि एक याचिका प्रॉपर रूल फॉलो, प्रोसीजर फॉलो करके नहीं लगाई जाती है तो उसमें काफी आपत्तियां रह जाती हैं, तो इसको लेकर के ये उस पर मेंटेनेबिलिटी बनती है कि कैसे लग पाई, कैसे ये उस पर सुनवाई हो रही है, जिसमें काफी खामियां होती हैं। एफिडेविट को लेकर भी एक अच्छा वकील होता है तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि रेलवे में पहले आप एक एप्लीकेशन देते, रेलवे भले ही उसको कंसिडर करता है नहीं करता, उसके बाद आप आते। उस रिप्रेजेंटेशन में भी काफी कि उन्होंने दिया ही नहीं, गलत तरीके से दिया, दूसरे लोगों ने दिया, याचिकाकर्ताओं ने दिया, नहीं दिया, ये तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही थी। कोई गुड एडवोकेट होता है तो खुद लीगल नोटिस भेज देता है, या बाद में बहुत अच्छा आजकल कैंडिडेट को बताना चाहिए था, प्राथमिक तौर पर वकील लोग बताते हैं कि पहले आप विभाग, डिपार्टमेंट को आप एक एप्लीकेशन दे आइए, उसकी रिसीव्ड ले आइए, उसके बाद आजकल तो मेल का सिस्टम हो गया, मेल कर देते हैं, तो इसलिए वो चीजें दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो ITI की तरफ से जो केस लड़ रहे थे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी थे, उनको एक अच्छा सीनियर एडवोकेट करना चाहिए। काफी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं जब लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसले का जब वॉयलेशन हो, ओवरराइड हो, तो उसके तहत प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो ये इस प्रकार के छोटी माइनर जो गलतियां हैं कानूनी पेचीदगियों को लेकर, काफी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले जो रखे जाने चाहिए थे, जिससे बाउंड होता है केट कहीं ना कहीं, तब कहीं ना कहीं मजबूती से पक्ष होता है। ITI वालों की जो सुनवाई देखा जा रहा था, पक्ष रखा गया, ऐसा मजबूती पक्ष में नहीं दिखाई दे रही थी, कहीं उलझते हुए नजर आ रहे थे।
कोर्ट ने कहा कि आप बेटर हैं तो आपका राइट का वायलेशन तो हुआ नहीं है, आप भी परीक्षा दीजिए, जो बेहतर होगा ले आएगा, आप ज्यादा बेटर क्वालिफाई हैं तो आप ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। इस तरह पर वैसे पॉलिसी मैटर होता है, एकेडमिक लोग इसको डिसाइड करते हैं क्वालिफिकेशन को, लेकिन वकील का तर्क दिया जा सकता था कि यदि डॉक्टर बनता है तो वहां पर भी बाद में एमबीबीएस की बजाय बीएससी और बीटेक और एमबीए सबको ले लेना चाहिए और सारे कोचिंग करके आ जाएंगे, एग्जाम वो भी फाइट कर लेंगे। इसी प्रकार से इंजीनियर की पोस्ट पर भी सभी लोगों को शामिल कर लेना चाहिए, एग्जाम से फाइट पर पता लग लेना। कोर्ट कचहरी की जो लीगल की पोस्ट है वहां पर बिना एलएलबी वालों को भी ले लेंगे, तब भी वो सारी कोचिंग है, आजकल सब कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, पास होकर के आ जाएंगे, मेरिट में क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिसके वो बेटर होते हैं, इस पर कई प्रकार के रखे जा सकते थे। और हालांकि ये एक उसको लेकर था, लेकिन उसको काफी अच्छे तरक दिए जा सकते थे और काफी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को लेकर रखे जा सकते। अभी हाल ही में राजस्थान में आरपीसी एसआई भर्ती रद्द को लेकर एक चल रहा था मामला, जिसमें सरकार ने इसी तरीके से कानूनी पेचीदगियों में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लगाते हुए मेंटेनेबिलिटी को लेते हुए और काफी इसी प्रकार उलझाने का कोशिश किया। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 226 का पावर यूज करते हुए उन सबको ओवरराइड करते हुए भर्ती को रद्द कर दिया था। तो कोर्ट के पास पावर होती है और इस लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट और तमाम लॉ और मेरिट के ऊपर जब काफी बातें होती हैं तो कर सकता है। लेकिन आईटीआई के वकील ने साफ कहा कि मेरा इतना है कि उस 28 दिसंबर 2024 को जो नोटिस जारी हुआ था उस दिन जो क्वालिफिकेशन जो थी वो उसी दिन तय हो गई थी। इसमें काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कही और ये बात ये कहीं ना कहीं तय है कि 28 जब कोई भी सरकार इंडिकेटिव उसको इंडिकेटिव बताया, इंडिकेटिव हो या कुछ भी हो, वैकेंसीज का जब क्वालिफिकेशन सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही इंडिकेटिव और सारे प्रोसीजर सब कुछ पर मोहर लग जाती है, उसके बाद इंडिकेटिव जारी होता है। क्योंकि जो शॉर्ट क्वालिफिकेशन उसमें साफ लिखा होता है कि पोस्ट और क्वालिफिकेशन वो सारी वो बाद में डिटेल में आता रहे, क्योंकि वो उसी दिन आ जाता है कि आप डिटेल में जारी करेंगे तब भी फॉर्म बाद में भरे जाते हैं। तो इसलिए इसको बेहतर और काफी अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन कोर्ट की बात की जाए, केट का जो व्यू था कहीं ना कहीं 10वीं वालों के पक्ष में काफी मजबूती दिख रहा था और रेलवे का पक्ष कहीं ना कहीं काफी मजबूत आ रहा था, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों में काफी उलझा दिया गया, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर। कहीं कहीं आईटीआई की तरफ से जो वकील था उससे कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि आईटीआई वालों के पक्ष में आना फैसला बहुत कम चांसेस है। बाद में भी कोर्ट दे दे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ का फैसला तेज पर पाठक वर्सेस जो राजस्थान हाईकोर्ट का मामला था दे दे तो दे दे, लेकिन उस पर कुछ कह नहीं सकते, उसके पास सारे पावर है। लेकिन जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से 10वीं वालों के पक्ष में आने के पूरे चांसेस हैं और आईटीआई वालों के आने के पक्ष में बहुत कम चांसेस हैं। अब जो बात आती है कि एग्जाम क्या 17 नवंबर से होगी या बाद में होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। रेलवे अपने एग्जाम डेट से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी जारी कर देता है। 17 नवंबर से एग्जाम है तो यदि 10 दिन पहले हो तो लगभग 7-8 तारीख तक यदि केट का फैसला आ जाता है और वो 10वीं वालों के पक्ष में आ जाता है, यानी रेलवे के पक्ष में आ जाता है, तब रेलवे सब कुछ उनका प्रिपेयर किया हुआ है तो वो सिटी जारी कर देंगे और एग्जाम करवा सकते हैं। यदि जजमेंट आने में डिले होता है, कितना देरी होता, बाद में एग्जाम कुछ दिन डिले हो सकती है। सपोज कीजिए कि 10, 12, 13 तारीख को आता है तो बाद में हो सकता है कि रेलवे शुरुआत की जो 5-4 दिन की जो शिफ्ट है उसको लास्ट में करवा देगा, उसके बाद शुरू करवा देगा। तो वो रेलवे का है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि जजमेंट कितने दिन में आता है। कितने दिन में आएगा ये किसी को मालूम नहीं होता है। कोर्ट में फैसला देने वाली 2 बेंच के जो लोग होते हैं, जज होते हैं, उन्हीं को मालूम होता है, उन्हीं मेंबर को मालूम होता है, बाकी किसी को मालूम नहीं होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3-3, 6-6 महीने लग जाते हैं जजमेंट आने में। केट में इतना नहीं लगता, लेकिन कुछ कितना भी समय ले सकते हैं वो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, कभी भी दे सकते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो किसी को मालूम नहीं होता, उन्हीं को मालूम होता है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि जजमेंट कितने दिन में आएगा, क्योंकि कानून में कितने भी दिन में देने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने दिन में आपको देना होगा। लेकिन
जो आपने सुनवाई आपने भी सुनी होगी, आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आईटीआई वालों के पक्ष में मजबूत नजर नहीं आया। और यदि सीनियर एडवोकेट आईटीआई वालों की तरफ से होता तो काफी बेहतर दलीलें दी जा सकती थी और काफी बेहतर हो सकता था। अब जो भी मामला है उसमें क्योंकि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को लेकर के अनुभवी वकील होता है तो ऐसी चीजें आती नहीं है। रिप्रेजेंटेशन देने वाला मामला हुआ है, कुछ एफिडेविट का प्रोसेस हुआ, अनुभवी वकील होते हैं तो उनको लॉ प्रोसीजर याचिका उनको काफी अनुभव होता है तो आती नहीं है। नए नए वकील होते हैं तो आ जाती है। इसीलिए केट ने कहा भी, जब रेलवे बार बार कह रहा था प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन एफिडेविट का कि नए नए वकील होते हैं तो ये हो भी जाता है, तो केट ने ये भी कहा। लेकिन केट ने आरआरबी आईटी के वकील से भी कहा कि पहले आप इस पर बहस कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए लोअर मेरिट पर। लोअर मेरिट पर से पहले कानूनी पेचीदगियां, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, मेंटेनेबिलिटी, एफिडेविट पर ही मामला सारा उलझ गया और फैसला सुरक्षित कर लिया गया सुनवाई के बाद। और अब फैसले पर डिपेंड है कि किसके पक्ष में आता है। एग्जाम का लेकर मैंने बता दिया कि फैसला किसके पक्ष में आया, वो किसके पक्ष में आ सकता है वो मैंने बता दिया। और एग्जाम डेट उसी के बेसिस पर सारा डिपेंड होगा। इसलिए सच बताऊं, सारा मामला अनिश्चित है, कोई भी नहीं बता सकता। सब कुछ फैसले पर डिपेंड है, कितने दिन में कब किसके पक्ष में आएगा, उससे पहले कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यदि 17 तारीख तक 16 तारीख तक रेलवे का फैसला, केट का फैसला नहीं आता है तो 17 नवंबर से एग्जाम नहीं हो पाती। फैसला आने के बाद ही प्रोसीडिंग शुरू होगी परीक्षा को लेकर, और वो भी कब कितने दिन में आएगा उसी पर सारा मामला टिका हुआ है। और धन्यवाद, जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सभी जगह शेयर करें और कल सुनवाई का वीडियो जरूर सुनिएगा, समझ में आ जाएगा।